हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस की इस इन्वायरमेंट की सीरीज़ के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 12 जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, यहाँ हम टॉपिक पढ़ेंगे बर्ड्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे जॉर्डन्स कॉर्सर के बारे में। प्यारे साथियों, ये एक नॉक्टर्नल बर्ड है जो सिर्फ आपको जो नॉर्थ वाला हिस्सा है कहाँ का, अपनी आंध्र प्रदेश की स्टेट का, यहाँ मिलेगा अपने पेनिनसुलर इंडिया में। ये एक फ्लैगशिप स्पीशी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको खतरा है, समझ लीजिए बहुत ही कम मात्रा में है। ये एक्सट्रीमली थ्रेटेंड श्रब जनर है। इवन बात ऐसी है कि इस स्पीशी को एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, कहा गया था भैया एकदम ख़त्म हो चुकी है, अंटिल इसे रीडिस्कवर किया गया 1986 में। एंड जो एरिया था इसकी रीडिस्कवरी का वो सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर करा गया एज द श्रीलंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हैबिटेट की बात करें तो अनडिस्टर्ब जो श्रब जंगल होता है यहाँ आप इसको पाओगे ओपन एरियाज में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जॉर्डन्स कॉर्सर ये एंडेमिक आपको वही मैंने बताया ना आंध्र प्रदेश में मिलेगी। खतरा वही है हमेशा की तरह, श्रब जंगल्स की क्लियरेंस कर देना, नए नए पैस्चर्स क्रिएट करना, ड्राई लैंड क्रॉप्स इतने ग्रो करना, इलीगल ट्रैपिंग हो जाती है बर्ड्स की, प्लांटेशन होता है एक्सोटिक ट्रीज का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इन रिवर कनाल्स का, तो इन सब से प्रॉब्लम है मतलब इन पक्षियों को। नेक्स्ट है फॉरेस्ट आउटलेट हैड बीन लॉस्ट फॉर मोर देन अ सेंचुरी। 100 साल से ऊपर तो गायब रहा, मतलब 113 सालों के बाद आउटलेट को रीडिस्कवर किया गया था 1997 में, और ये फिर से इंडियन बर्ड्स की लिस्ट में आ गया। हैबिटेट की बात करें तो ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में रहता है, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो साउथ मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में और नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र में। खतरा क्यों है? खतरा वही है लॉजिंग ऑपरेशंस, बर्निंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, डैमेज रूस्टिंग, नेस्टिंग ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट आउटलेट, तो ये सब बातें हैं जो दिक्कत की हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे वाइट बेलीड हेरन के बारे में। एक्सट्रीमली रेयर बर्ड है ये, आपको 5 से 6 साइट्स में मिलेगी असम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 1 या 2 साइट आपको भूटान और कुछ आपको म्यांमार में भी मिलेंगी। हैबिटेट की बात करें तो रिवर्स जहाँ पे सैंड हो या ग्रेवल बार्स हो या इनलैंड लेक्स हो वहाँ आप इनको पा जाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेके हिल्स ऑफ बांग्लादेश और नॉर्थ म्यांमार तक ये मिलती है। और ख़तरा वही है लॉस और डिग्रेडेशन लो लैंड फॉरेस्ट का, वेटलैंड्स का, कैसे डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन से या डिस्टर्बेंस से इन ह्यूमंस के माध्यम से। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल फ्लोरिकन के बारे में। साथियों, ये काफ़ी रेयर बस्टर्ड स्पीशी है, काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है अपनी मेटिंग डांस के लिए। टॉल ग्रासलैंड्स में सीक्रेटिव मेल्स एडवर्टाइज करते हैं इनकी टेरिटरीज को, कैसे बाय स्प्रिंगिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लिटिंग टू एंड फ्रो इन द एयर। मतलब देख रहे हैं आप, यूनिक चीज़ें हैं इस प्रकृति के लिए भी। एक ऑक्टोपस का भी काफ़ी मेटिंग बड़ा यूनिक सा होता है, जान बचाता है बेचारा अपनी, आप सर्च करिएगा, कभी और बताऊंगी। अच्छा, हैबिटेट की बात करें तो ग्रासलैंड ओकेजनली इंटरस्पर्स्ड विद श्रब लैंड्स। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ में वर्ल्ड में जो है पाई जाती है, कैम्बोडिया, इंडिया और नेपाल। इंडिया के अंदर ये आपको 3 स्टेट्स में मिलेगी, नेमली उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। खतरा वही है जो ऑनगोइंग कन्वर्जन चल रहा है बर्ड के ग्रासलैंड हैबिटेट का, अलग अलग पर्पस के लिए, से एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हुआ जा रहा है। यही सब मेनली वजह है इनके पॉपुलेशन कम होने की। नेक्स्ट बात करेंगे हम हिमालयन कोयल के बारे में। तो ये तो प्री अज्यूम कर लिया गया था कि ये
ख़त्म, एक्सटेंट हो गई है ना। कोई भी रिलायबल रिकॉर्ड्स ऑफ साइटिंग तो इसके मिले नहीं थे, स्पीशीज़ के एग्जिस्ट करे नहीं थे 1876 के बाद। काफ़ी सर्वे वगैरह करा गया स्पीशी के ऊपर, ये पता नहीं लगा कि भाई क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पॉसिबल साइटिंग इस स्पीशी की वो नैनीताल के अंदर 2003 में रिपोर्ट करी गई है, और हैबिटेट वही इसकी टॉल ग्रासलैंड, श्रब ऑन स्टीप हिलसाइड्स, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वेस्टर्न हिमालयास, और ख़तरा वही है, इतनी बुरी तरह से इसके साथ हंटिंग होती है, कॉलोनियल पीरियड में हुई थी, है ना। हैबिटेट का मॉडिफिकेशन तो था ही था, लेकिन उस टाइम पे इसकी हंटिंग भी बहुत हुई थी, पंग्रेज ने कर दी थी। ओके, नेक्स्ट है पिंक हेडेड डक। तो इट हैज़ नॉट बीन कॉन्सिक्वेंसली रिकॉर्डेड इन इंडिया 1949 के बाद से, और मेल्स जो ये होते हैं काफ़ी डीप पिंक इनका हेड होता है और नेक होती है, फ्रॉम विच बर्ड्स जो है इन्हीं पिंक हेड होगा ना, तो पिंक हेडेड डक इसीलिए नाम पड़ा है इनका। हैबिटेट ओवरग्रोन स्टिल वाटर पूल्स, मार्शेस, स्वैम्स, लोलैंड फॉरेस्ट में, टॉल ग्रासलैंड में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रिकॉर्ड करा गया है इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर। मैक्सिमम रिकॉर्ड्स आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से देखने को मिले हैं। खतरा वही है, वेटलैंड डिग्रेडेशन, हैबिटेट का लॉस अलॉन्ग विद हंटिंग, यही सब मेन वजह है इनके डिक्लाइन होने की। नेक्स्ट बात करते हैं सोसाइबल लाफिंग के बारे में, जिसे वेनिलस ग्रीगेरियस भी कहते हैं। ये एक विंटर माइग्रेंट है, इंडिया में विंटर में आती है। स्पीशी में सडन और रैपिड पॉपुलेशन कम होती दिखी है, क्यों? उसी माध्यम से इसी को इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में डाल दिया गया है। हैबिटेट फैलो फील्ड्स और श्रब डेजर्ट्स में रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर, रशिया, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान में पाई जाती है। इंडिया के अंदर हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट कंट्री में ही मिलेगा। खतरा वही है, कन्वर्जन हैबिटेट का अरेबियन लैंड के लिए, इलीगल हंटिंग होती है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जो है सब इनकी जो घर द्वार है इनको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पून बिल्ड सैंड पाइपर की। तो इसको हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग हैबिटेट की ज़रूरत होती है ना, और इसीलिए इसका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है। इंडिया में देखें तो इसका लास्ट एग्जिस्टिंग विंटरिंग ग्राउंड था इस स्पीशी का, है ना। और हैबिटेट की बात करें तो कोस्टल एरिया, स्पार्स वेजिटेशन जहाँ हो, कोई भी ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स, मतलब अगर हम कहें नो ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स फर्दर इनलैंड मोर, मतलब इनलैंड दैन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द शी शोर, यहाँ आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, आप देखेंगे ना वही जो शीशोर के पास के है ना, वहीं पे ही आपको ये मिलेंगे। खतरा वही हैबिटेट डिग्रेडेशन, लैंड रिक्लेमेशन, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर आई बात साइबेरियन क्रेन की, इसका नाम आपने कई जगह सुना होगा। ये लार्ज स्ट्रिंगली मैजेस्टिक माइग्रेटरी बर्ड है ना, विंटर में आती है, वेटलैंड्स में ब्रीड करती है। ये जानी जाती है विंटर में एट कियोलादो नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर। हालांकि लास्ट में इसको देखा गया सिर्फ 2002 में था। हैबिटेट में वेटलैंड एरियाज हैं, और वही कियोलादो नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था। खतरा पेस्टिसाइड पोल्यूशन, वेटलैंड का ड्रेनेज, डेवलपमेंट, प्राइम हैबिटेट का एग्रीकल्चर फील्ड में, एंड कुछ एक्सटेंट तक हंटिंग भी एक वजह है। तो ये हमने बर्ड्स के बारे में जाना जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब थोड़ा सा कोरल्स के बारे में जानते हैं, फायर कोरल्स के बारे में। साथ ही ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है जेलीफिश से, जेलीफिश की तरह आपको मिलेंगे, और मतलब जेलीफिश की तरह आपको ज़्यादा दिखते हैं कोरल से कंपैरिजन में। और ऑन कांटेक्ट एक बंदा यूजुअली ऐसे इसको छुआ तो वो ऐसा बर्निंग सा फील करेगा, सेंसेशन वैसा ही लगेगा जैसे आपको जेलीफिश की स्टिंग से लगता है ना, वैसे। जनरली आपको ये मर्की इनशोर वाटर्स और में मिलेंगे, एंड आपको ये क्लियर ऑफशोर साइट्स में मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंडोनेशिया, गल्फ ऑफ चिरिगी, पनामा, पैसिफिक प्रोविंस, पॉसिबली एक्सटेंट हो गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया, पनामा, सिंगापुर और थाईलैंड से। खतरा वही है
इनको कलेक्ट किया जाता है डेकोरेशन पर्पस के लिए, ज्वेलरी के लिए, ट्रेड के लिए। काफ़ी सेंसिटिव होता है ये, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इसको खतरा है। तो यही है, कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गया है ज़्यादातर मरीन एरिया से। वही वजह है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी वजह है। तो ब्लीचिंग इफेक्ट, हालांकि हमने इसको पूरा यूट्रोफिकेशन, ये सब दुनिया भर की चीज़ें सारी हमने ब्लीचिंग वगैरह डिस्कस करी हैं शुरुआती चैप्टर से, तो आप समझेंगे कोरल्स को एक्चुअली में खतरा है ही क्यों। नेक्स्ट आता है बर्ड्स माइग्रेशन टॉपिक। देखिए माइग्रेशन क्या होता है पहले समझिएगा। होता क्या है, रेगुलर तरीके से, है ना, लगातार साइक्लिकल सीजनल मूवमेंट हुआ करता है बर्ड का, एक जगह से दूसरी जगह जाया करती हैं। और जो डिस्टेंस है माइग्रेशन का वो हो सकता है शॉर्ट भी हो, और हो सकता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर भी जाए। बट एंड ऑफ द पीरियड में बर्ड इवेंचुअली अपनी ओरिजिनल जगह वापस आ जाती हैं, है ना। तो यहाँ से उड़ी, यहाँ भी हो सकता है जाए, हो सकता है हज़ारों किलोमीटर दूर भी जाए, लेकिन बाद में वो वापस आ जाती हैं, घूमने टहलने निकलती हैं इंसानों की तरह। आप कहेंगे मैम रीज़न क्या होता है? हाँ, हम तो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये कहे जा रही हैं। देखो होता क्या है कि जैसे बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड जगह में जब बहुत ठंडी पड़ती है तो वहाँ के लोग नीचे आ जाते हैं। तो वैसे ही समझ लो वर्ड भी है, सब प्रकृति है। एडवर्स फैक्टर्स, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए, या मान लो फूड की शॉर्टेज है, खाने की कमी है, या पानी की कमी है, या अच्छी ब्रीडिंग कंडीशन उनको मिल रही हैं, या कंपटीशन कम है कहीं पे, है ना, सेफ है नेस्टिंग प्लेसेस, उन्हें पता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ आके कर बच्चे अच्छे लाओ, चलो पैदा करके वापस आ जाएंगे। तो ये है वजह। अब माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया की कौन कौन सी थोड़ा समझते हैं। तो विंटर और समर दो तरह के, हम लोग ना विंटर में क्या करते हैं, विंटर में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्या, विंटर समर। तो अब देखिए विंटर में साइबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लैमिंगो, कॉमन टील, येलो वाकटेल, वाइट वाकटेल, नॉर्दर्न शोवलर, रोजी पेलिकन, वुड सैंड पाइपर, स्पॉटेड सैंड पाइपर, यूरेशियन पिजन, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, स्पॉटेड रेड शैंक, स्टारलिंग ब्रूथोट, ठीक है, लॉन्ग बिल्ड पिपेट, ये सब हैं। और समर की बात करें तो एशियन कोल, ब्लैक क्राउंड नाइट हेरन, यूरेशियन गोल्डन ओरियोल, उसके अलावा कॉम डक, ब्लू चीक्ड बी ईटर, ब्लू टेल्ड बी ईटर, कुकोस, ये सारी की सारी समर वाली हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ डिजीज़ेस के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा कि इन जानवरों को भी क्या समस्याओं से गुजरना पड़ जाता है। पहले थोड़ा सा हम डिजीज़ेस, अब मैंने 3 टॉपिक ले लिए हैं और डिटेल से इसको समझाती चलूँगी। सबसे पहले तो टीबी की बात करते हैं। टीबी क्या होता है, आपने सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस। कैजुअल ऑर्गेनिज्म में माइकोबैक्टीरियम एसपीपी, और एनिमल जो इसमें खतरा इनको डियर, कैट, प्राइमेट्स, एलिफेंट्स को होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंथ्रैक्स के बारे में। एंथ्रैक्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म इसका है बैसिलस एंथ्रैक्सिस, और ये आपको गौर, चीतल, वाइल्ड पिग, बार्किंग डियर में मिल जाएगा। रेबीज़ की बात करें, रेबीज़ आप सभी से बहुत ज़्यादा आपको पता होगा, रेबीज़ वायरस से होता है और टाइगर, लायन, बियर, मंगूस, स्क्विरल में हो जाता है। फिर फुट और माउथ डिजीज़ होते हैं, FMD वायरस फैलाता है, और गौर, नीलगाय, चीतल, सांबर, याक, मिथुन, ये ससेप्टेबल एनिमल्स हैं। अब इनको सबको है खतरा है। और रिंडर पेस्ट नेक्स्ट डिजीज़ है, इसमें माइक्रोबिली वायरस कैजुअल का ऑर्गेनिज्म है, और डियर, वाइल्ड पिग, वाइल्ड बेफलो। नेक्स्ट है ट्राइपानोसोमिया, ठीक है, इसमें ये ट्राइपानोसोमिया वायरस से हो रहा है एलिफेंट, टाइगर, सांभर, मकाऊ। ओके, नेक्स्ट है, 1 सेकेंड, ओके, टैक्सोप्लाज्मोसिस।
किससे हो रहा है? टैक्सोप्लाज्मा गोंडी, और हो रहा है रेसस मकाओ के अंदर, इसके अलावा सिवेट कैट के अंदर। ठीक है, समझ गए वाइल्ड लाइफ डिजीजेस के बारे में। नेक्स्ट समझते हैं स्पीशीज एक्सटेंशन के बारे में। आप साथियों, एक्सटेंशन जो होता है कि मतलब स्पीशी बिल्कुल ख़त्म हो गया, लास्ट पॉपुलेशन भी सब खत्म है, कुछ नहीं, लास्ट नोन पॉपुलेशन भी ख़त्म हो गई। तो एक्सटेंशन की वजह क्या है? क्यों होता है ये? देखिए, अलग अलग प्रोसेसेस से होता है। अगर समझें तो भाई इफेक्ट देखें तो ग्लेशिएशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह, अब घर रहने की जगह ही नहीं है, कहाँ रहेगा। उसके अलावा स्टोकैस्टिक प्रोसेस ये है कि चांस और रैंडम इवेंट्स कहलाते हैं, जिनकी वजह से सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन इसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम में आ जाता है। जैसे मानो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से वेदर पैटर्न चेंज हो गया, या खाने की सप्लाई नहीं है, कोई बीमारी फैल गई, कॉम्पिटिटर बढ़ गए, उनको मार डाला, प्रेडेटर या पैरासाइट वगैरह लग गए, तो ये इंडिपेंडेंटली या इससे और ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक अफेक्ट आते हैं। इम्पैक्ट इन सारे जो प्रोसेस का होता है वो डिपेंड करता है साइज़ पे और डिग्री पे उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी की, और वजह और क्वालिटीज़ जो एडवर्सली अफेक्ट या इंक्रीज करती हैं स्पीशी की वल्नरेबिलिटी को एक्सटेंशन तक, वो है क्योंकि हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन को आप अभी तक देखा गया है कि उनके रहने की जगह ही नहीं तो कैसे होगा। जैसे रेयरली या लो अबंडेंस, पुअर डिस्पर्सल एबिलिटी है, इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, अनस्टेबल पॉपुलेशन है, हाई ट्रॉपिक स्टेटस है, जैसे एनिमल्स काफ़ी हायर ट्रॉपिक लेवल ले लेते हैं ना इस फूड चेन के उसमें पोजीशन में। यूजुअली स्मॉलर पॉपुलेशन होती है देन दोज ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल, जिनके से कार्निवोरस काफ़ी कम होंगे हर्बीवोरस के कंपेरिजन में। हम क्या देखते हैं कि नीचे वाले जो है वो ज़्यादा होते हैं, ऊपर जैसे आप ज़्यादा जाओगे तो जैसे फूड चेन के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा कुछ पिरामिड बन जाएगा कि नीचे वाले जो है वो ज़्यादा होते, धीमे 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 ऊपर के लेवल पे आते आते कम हो जाते हैं। अब जब कम पहले से बेचारे हैं और दिक्कत हुई, ख़त्म ही हो गए। तो आइए नेचुरल एक्सटेंशन और हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल एक्सटेंशन को समझते हैं। नेचुरली भी चीज़ें होती हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं। देखिए फैक्टर्स हैं, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग है, होती रहती है लगातार, क्लाइमेट चेंज है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी का बढ़ना है, द लेट ऑर्डोविशियन ग्लोबल ग्लेशिएशन है। ठीक है, लेट आपने देखा होगा क्रिटेशियस एक्सटेंशन हुआ था, है ना, एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इम्पैक्ट। तो एक्सटेंशन वास्कुलर प्लांट्स का ज़्यादा ग्रेजुअल होता है कंपेयर टू द लॉस ऑफ एनिमल्स। ये माना जाता है कि जो एक्सटेंशन है इस ग्रुप के अंदर वो वजह होती है क्योंकि कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ज़्यादा एडवांस प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, या धीमे धीमे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो सडन जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है वो एनिमल्स में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, अच्छा आर्टिफिशियल एक्सटेंशन कैसे होता है? देखिए नेचुरली तो हो ही रहा है, प्रोसेस हो ही रहा है ना, लेकिन अब जब ह्यूमन बीच में कूद गया तो उसके वजह से भी एक्सटेंशन हो जाता है, और ये अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वही ज़्यादा मतलब नेचुरल एक्सटेंशन के रेट से कंपैरिजन में ह्यूमन वाला तो बहुत ही खतरनाक है। स्पीशीज़ को खतरा है, ह्यूमन्स इंटरवेन कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉजेज़ यही है, हंटिंग करे दे रहे हैं, पकड़े ले रहे हैं, मारे दे रहे हैं। इनडायरेक्ट कॉजेस ये हैं कि हैबिटेट का लॉस कर रहे हैं, भैया उनकी जंगल अंगल काट के खुद रहने लगोगे, है ना, इन्वेसिव स्पीशी को ले आ रहे हैं, तो ये सारी वजह है। अब एक बहुत मतलब पीआईबी में भी आपने देखा होगा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत वजह। देखिए एक था ना कि भाई शेर था घर के, मतलब उसके शेर के जंगल के पास में एक किसान की भी फैमिली रहती थी, किसान क्या है कुछ भी ले लीजिए, फैमिली रहती थी। अब उनके यहाँ भी बढ़िया उनके पशु में गाय वगैरह पली हुई थी। अब शेर रोज़ रात में आता था और उनकी गाय को मार देता था, है ना, अब मार खा जाता था। तो इन लोगों को भी लगता था लोग हमारा पशु मार देता है ये। तो एक दिन जो मरी गाय थी उसको रात में खाने के लिए आया, उन बढ़िया गाय के मांस में उन्होंने मतलब गाय के अंदर या गाय या जो भी चीज़, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने जहर वहर मिला दिया और उसने उसको खाया, वो गया मर। हाँ, तो उससे कि खतरा चलो ख़त्म हुआ। तो ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत हो जाता है ना, मतलब इंटरेक्शन जो होता है वाइल्ड एनिमल का और लोगों का, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, या लोगों पे या उनके रिसोर्सेज पे या वाइल्ड एनिमल्स पे, उनके हैबिटेट पे तब होता है जब वाइल्ड लाइफ ओवरलैप हो जाती है उन ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ में, है ना। तो क्या होता है भाई, वही मैंने बताया ना कि वो पास रह रहे हैं, रहने में दोनों ही को रहना है, तो अब दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो
तो ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। वजह ये है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे। लैंड यूज़ का ट्रांसफॉर्म होना, स्पीशी जहाँ रहते थे बेचारे उनके हैबिटेट का लॉस होना, धरती सबकी है लेकिन ह्यूमन ने उस पर बहुत कब्जा कर रखा है ना। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का बढ़ना, उसके अलावा अभी देखें तो और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता है वाइल्ड हर्बीवोर का। उसके अलावा इंटरेस्ट जो इको टूरिज्म में बढ़ता है, इससे एक्सेस नेचुरल रिजर्व का और ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत भारी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन वाइल्ड प्रे का, इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ स्टोकैक्टिक इवेंट है, फायर वगैरह। अच्छा, इम्पैक्ट क्या होता है? क्रॉप का डैमेज होना, लाइफ स्टॉक डिग्रेड होता है, डेप्रीडेट होता है, इंजरीज, लोगों को चोट लग रही है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, ह्यूमन लाइफ लॉस होती है, डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, इंजरीज होती हैं वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्या कर सकते हो प्रिवेंट करने के लिए? आप देखिए, आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर जैसे फिजिकल या बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, गार्डिंग कर सकते हो, ऑल्टरनेट हाई कॉस्ट लाइफ स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस हैं, रीलोकेशन है ना, वॉलेंट्री ह्यूमन पॉपुलेशन का रीसेटलमेंट हो सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ एक्सेस यहाँ पे कम हो टू रिफ्यूज़। अच्छा, मिटिगेटिव स्ट्रैटेजी क्या है? कंपनसेशन सिस्टम, इंश्योरेंस प्रोग्राम, इंसेंटिव प्रोग्राम, कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम्स, रेगुलेटेड हार्वेस्ट, इंक्रीज ऑल्टरनेट क्रॉप स्प्रेज या वाटर पॉइंट्स, वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन, कंजर्वेशन एजुकेशन फॉर लोकल पॉपुलेशन, बेटर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का ये है कि एडवाइजरी क्या है। एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के लिए आइए समझते हैं। ये जो एडवाइजरी थी इसमें प्रिस्क्रिप्शन था स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को कि आपको कैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को डील करना है अच्छे से, कोऑर्डिनेट तरीके से। आप अर्ली वार्निंग सिस्टम लाइए, मैंने कहा ना पीआईबी में भी इसका जो है आता रहता है। बैरियर क्रिएट करिए, डेडिकेटेड सर्कल वाइज कंट्रोल रूम हो, टोल फ्री हॉटलाइन नंबर्स हो, हॉटस्पॉट्स को पता करिए कहाँ हैं, फॉर्मेट और इम्प्लीमेंट करिए स्पेशल प्लान्स को ताकि जो स्टॉल फेड फार्म एनिमल एक्सेट्रा है इम्प्रूव हो। एडवाइजरी के अंदर ये करिए कि ग्राम पंचायत और एम्पावर हो डील करने के लिए प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड एनिमल्स एज पर सेक्शन 11 पार्ट 1B ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। पेमेंट जो कि है ऑफ द पोर्शन ऑफ एक्स ग्रेशिया एज इंटरीम रिलीफ हो विद इन 24 घंटे के अंदर, विक्टिम फैमिली को तुरंत मिले पैसा। फिर एड ऑन कवरेज दिया जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। क्रॉप कंपनसेशन जो होगा, क्रॉप डैमेज मान लो हुआ है इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के चलते, ठीक है, तो इसमें कदम उठाएंगे तो इससे ये कम होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ओवर हुआ। आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं, और सारे सोशल मीडिया लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप ऑल आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको ये लेक्चर्स फेसबुक पे मिलेंगे, तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर लेंगे तो आपको हर जगह बेनिफिट भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।